नाही, पण ऍक्च्युली ना आम्हाला सगळ्यांना समजून घ्यायचं आहे की मी मागे कोणाशी तरी बोलत होतो की मुंबईमध्ये लोक करिअर घडवण्यासाठी येतात आणि अनेकांचं करिअर जे असतं ना ते असं म्हणतात की म्हणजे स्वप्नवत असतं एकदम, की उदाहरणार्थ की कोणी फिल्मी करिअर करण्यासाठी येतो आणि 5-6 वर्षात एक मोठी फिल्म मिळून जाते. तुम्ही मुंबईत आलात आणि 8 वर्षामध्ये तुम्ही शिवसेनेसारख्या पक्षातनं डायरेक्ट राज्यसभेत गेलात. हे फार कमी जणांना शक्य झालंय. तुम्ही आलात, तुम्ही पत्रकार होतात ओरिजिनली, तुम्ही फिल्म जर्नलिझम करत होतात, तिकडनं थेट तुम्ही दुपारच्या सामनाचे संपादक झालात आणि 3-4 वर्षामध्ये तुम्हाला बाळासाहेबांनी डायरेक्ट राज्यसभेत पाठवलं. असं काय तुमच्याकडे तुमचा काय फॉर्म्युला असेल तर तुम्ही जरा सांगा. म्हणजे जेव्हा मला बाळासाहेबांनी राज्यसभामध्ये पाठवलं तेव्हा एक अशी परंपरा होती या देशात, मी सांगू शकतो की राज्यसभेसाठी ते पैसे देत होते. 5 कोटी दिल्यानंतर राज्यसभेची एक उमेदवारी भेटत होते. माझी सॅलरी होती 6,000 रुपये. मी कुठून देऊ शकत होतो 5 कोटी रुपये. तो जे काही झाला तो शिवसेनेमध्ये 5 कोटी दिले की राज्यसभेत? शिवसेनेबद्दल मी बोलत नाही. प्रत्येक पक्षामध्ये एक अशी एक परंपरा होती कि राज्यसभा में जाना है तो इतना पैसा दीजिए, पार्टियों को इतना पैसा दीजिए, नेता को इतना पैसा पहुंचाइए. तो त्याच वेळी मी कधी मी कधी इमॅजिन पण करू शकत नव्हतं की राज्यसभामध्ये माझ्या जाण्याची संधी भेटेल. तो मी तर एक छोटा एक साधारण जर्नलिस्ट आणि जनसत्तामध्ये होतो. जनसत्तामध्ये मी आणि संजय राऊत, लोकसत्तामध्ये आम्ही दोघे मित्र. एकदा संजय राऊतने मला सांगितलं की संजय मैं जा रहा हूँ, निरूपम मैं जा रहा हूँ सामना में. मैंने क्यों वहाँ जा रहा है? अच्छा, एक मेन स्ट्रीम का न्यूज़पेपर है लोकसत्ता, उसको छोड़ के. नहीं, मैं वहाँ एडिटर बन रहा हूँ. तो ते गेले सामनामध्ये. फिर आमचा संपर्क नव्हता. तो एक 5-6 महिना नंतर त्यांचा एकदा फोन आला ऑफिसमध्ये की एकदा मेरे पास आओ चाय पीने के लिए, चाय पीना तुम्हाला. तेव्हा माझ्याकडे एक स्कूटर होता. स्कूटर घेऊन नर्मन पॉईंट कडून स्कूटर घेऊन मी सामनाच्या कार्यालयामध्ये पहिल्यांदा मी गेलो त्यांच्याकडे. ते चाय दिला. बोला यार संजय, हमको हिंदी में कुछ लाना है और मैं चाह रहा हूँ तुम आओ. तो रहना ना, मुझे नहीं करना है और मैं वैसे भी जर्नलिज्म से मैं बोर हो गया हूँ. एंड और तब तक मैं थोड़ा फिल्म राइटिंग में भी था और तब मैं फिल्म लिख रहा था ऑलरेडी. रिटर्न ऑफ ज्वेल थी जो रिलीज भी हुई, फ्लॉप हो गई. अगर फ्लॉप नहीं होती तो शायद मैं इधर नहीं आता, उधर चला जाता. और देवानंद की फिल्म थी. देवानंद की वर्षों बाद एक नौकेतन की फिल्म आई थी और मेरी कहानी पे फिल्म बन रही थी. तो मैंने कहा आपका टाइटल में नाम है? हाँ है ना. अच्छा, हाँ है ना, स्टोरी बाई से. क्योंकि तब मैं इतना बिजी हो गया कि बाकी स्क्रीन पे डायलॉग पे काम नहीं कर पाया मैं. स्टोरी में मेरा आइडिया पूरा. और जाके देव साहब को मैंने सुनाई थी. देव साहब अप्रूव दैट आइडिया. और मैं थोड़ा देवानंद का पुराना फैन था. जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उनकी ज्वेल थी 7 बार देखी थी मैंने. अच्छा. तो वो एक अपना देव साहब के साथ मेरा लगाव था. एनीवे, तो मैंने कहा की मी आता जर्नलिझम आता सोडण्याची तयारीत आहोत आणि मला आता जर्नलिझम करायचा नाही. तर मी आता फिल्म राइटिंग में हो गया यार, जर्नलिज्म कौन करेगा? तो कोई मतलब इन सब चीज़ों का. जब खाना खाओ तो कपड़े नहीं खरीदो, कपड़े खरीदो तो खाना नहीं खाओ, ऐसे चला लाइफ है ये. तो मुझे बोला कि नहीं तुम एक बार सोच लो. अच्छा, मेरी वाइफ को जानते थे अच्छे से. मेरी वाइफ तब लोकप्रभा में लिखती थी. अच्छा. हाँ, तो मैं गीता से पण बोलतो. तो मैंने कहा तू बोल ले, लेकिन मेरी बात से बाहर थोड़ी जाएगी. तो कई दोस्तों से पूछने के बाद, दोस्तों से राय विचार किया, सबने कोई सही मेरी वाइफ ने सजेशन दिया कि तुमको राइटिंग करनी है फिल्म की तो करते रहना, पूरी जिंदगी है. लेकिन अगर तुमको बुला के बोल रहे हैं कि तुमको एडिटर बना रहे हैं तो एडिटर होना इज ए वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर एनी जर्नलिस्ट. दोपहर का सामना. हाँ, तब दोपहर का सामना एक मॅगझिन निकालनी थी तब हमको. अच्छा. एक हिंदी मॅगझिन काढायचा आहे असा एक प्रस्ताव. कधी? 92 एंड मध्ये. 92चा दंगा झाला ना. दंगलीनंतर बाळासाहेबांना असा एक समझदारी आली कि मैं सामना के जरिए मराठी जो लोग हैं उनसे तो संवाद कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा एक वर्ग है जो मराठी नहीं पढ़ता है, तो उससे भी संवाद करना है. तो हमको हिंदी में कुछ चाहिए. तो फिर संजय राउत को बोले. संजय राउत मेरा दोस्त था. बोला कि मैं लेके आता हूँ आपके पास अच्छा आदमी एक, और बहुत अच्छा लिखता हो. और तब मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म राइटर था, मैं हर विषय पे लिखता था और बहुत फास्ट राइटर था मैं. और मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि हमारा जनसत्ता का एक सप्लीमेंट होता था और सप्लीमेंट में सिर्फ एक कहानी रह गई है और कोई आर्टिकल ही नहीं है और एक दिन में वो इशू क्लोज करना है. तो एडिटर बोलते हैं ये एक ही आदमी कर सकता है, संजय निरूपम. चलो क्या करोगे, क्या कर सकते हो? चलो एक मेन फीचर दे दो, एक ये दो. और मैं 3-4 घंटे के अंदर 4-5 फीचर लिख के दे देता था और एडिशन चला जाता था. अच्छा. हर विषय पे, चाहे आप इंटरनेशनल सब्जेक्ट पे लगे. क्योंकि मैं जब पांचजन्य में था तो मैंने पूरा इशू निकालता था. पांचजन्य में थे? हाँ, पांचजन्य में था. पांचजन्य ये आरएसएस का अखबार है.
और पांचजन्य में आप लिखते थे दिल्ली में। दिल्ली काम करता था, काम पूरा करता था। एडिशन निकालता था। अच्छा। और जब वहां एडिशन निकालता था तो कई बार एडिटर अगर बीमार है तो उनका एडिटोरियल भी नहीं, लिखता कई था। लोगों को नहीं पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी वो भी के editor थे। उनकी शुरुआत भी पांचजन्य से हुई। पांचजन से और राष्ट्र धर्म से हुई थी। मैं वहां पर एडिटर नहीं था, मैं सब एडिटर था। तब मुझे 900 रुपए सैलरी मिलती थी। अच्छा। और तब ऐसा होता था कभी कोई एडिटर साहब बीमार है और 3 लोग मिलकर अखबार निकालते थे पूरा पांचजन ने। तो उसमें एक कॉलम आता था गहरे पानी फैट माने पॉलिटिकल गॉसिप, पूरे एक एडिट पेज का आर्टिकल, एडिटोरियल और बहुत सारी चीजें होती थी। और फ्रंट पेज पे कोई हाईलाइट स्टोरी देनी है, पता लगा कोई नहीं है और सारी जिम्मेदारी मेरे पर आ जाती थी। मेरे पास 2-3 दिन टाइम होते, 2-3 दिन में पूरा एडिशन निकालता। तो ये सब एक्सपीरियंस मेरे पास था। तो उस बेसिस पे मैं पूरा का पूरा एडिशन, पूरा का पूरा सप्लीमेंट में लिख देता था 3-4 घंटे में। तो इससे सब वाकिफ थे कि भाई ये बहुत फास्ट है और हर विषय की समझ है इसके पास। तो संजय राउत ने इसलिए मेरा नाम सजेस्ट किया की माझ्याकडे एक माझा चांगला मित्र आहे हिंदीचा, तो हिंदी चांगला लिखतो आणि त्याला सब माहित आहे आणि तो त्याच्या बॅकग्राऊंड हिंदुत्वाचा आहे। ओके, म्हणजे पांचजन्य आणि ये सगळं हाँ, आहे। तो तेरा माहित होता है कि ये पांचजन्य से आया तो इसका बैकग्राउंड भी ठीक है। तो फिर मैगजीन फिर मैंने मना कर दिया। फिर मेरी वाइफ ने बहुत कन्विंस किया कि नहीं चले जाओ, एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों बाद में करते रहना राइटिंग जो भी है। फिर अच्छा फिर भी मैंने संजय राउत को, फिर उसका फोन आया 1 महीने बाद कि काय ठरवलं तुम्ही, कधी येणार? मैंने कि यार मेरा इंटरेस्ट है, तू आ तो चाय पीने तो आ। फिर चाहे उसके बाद फिर उन्होंने उद्धव जी से मिलवा दिया। अच्छा। पहली अच्छा मैंने मालूम है उद्धव जी से बैठा थे, मेरे को उद्धव जी कौन, तब राज ठाकरे को सब जानते थे मुंबई की पब्लिक विद्यार्थी सेना और ये सब हाँ, की। लेकिन उद्धव ठाकरे का नाम हम लोगों ने सुना ही नहीं था। तो बड़ा साहब से सुपुत्र है, तो मैंने कहा अच्छा उनके लड़के हैं, ठीक है भाई। उनसे मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा। बस वेरी सॉफ्ट सोबर आदमी, और बड़े अच्छे से बोले कि अब हमको मैगजीन नहीं अखबार निकालना और हम चाहते हैं आप शुरू करो और जल्दी से जल्दी शुरू करिए। मतलब ये समझ लीजिए कि 93 के जनवरी की बात है। ओके। 2 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरी, 2 दिसंबर गिरी थी ना, 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद मुंबई में भीषण दंगा होता है। वो दंगे में भी जिस दिन सबरंग हम एडिशन निकालते थे, सबरंग मैगजीन थी हमारी, तो ऐसा एक दिन आ गया कि कोई है ही नहीं और सबरंग निकालना है, आज जाना है। और उस दिन दंगे में छुपते छुपाते भागते भागते तब मेरा एक पड़ोसी दंगे में मारा गया था, उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी। फाइनली रात को 1 बजे एडिशन छोड़ के लौटा और मैं यहाँ पर नायर में उसकी बॉडी ढूंढी मैंने। हमारे गांव के तरफ के थे, ये MTN में नौकरी, उनका बेटा गुप्ता जी। उसके बाद में हमको बॉडी मिली थी यहाँ। तो उस टेंशन में भी मैं वहां जब ऑफिस गया जनसत्ता में तो पता चला कोई नहीं है, एडिशन क्लोज करना है। तो फटाफट सारी फाइल निकाली मैंने, इसकी कहानी, इसकी कविता, इसका ये वो, चलो कोई ना आर्टिकल, चलो मैं एक आर्टिकल लिखता है करते। तब मुझे याद भी आया कि एक टैक्सी जली हुई थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट में जली हुई टैक्सी का फोटो हमने फ्रंट पेज में डाला था। वो आज भी सबरंग आपको पुराना मिलेगा, तो फ्रंट पेज पे जो टैक्सी है पूरा एडिशन मेरा निकाला हुआ है उस दंगे के दरमियान। तब तो मैं सब भूल गया। तो फिर अभी आदमी बोला कि नहीं तुम आ जाओ, फिर वो तो हो गया। मैंने ठीक है चलो, फिर मेरी वाइफ बोली कर लो। तब वो अखबार निकालना है और जल्दी निकालना है, क्यों? क्योंकि अभी एक हिंदुत्व का माहौल है, दंगा हुआ है, लोग नाराज हैं। तो जनवरी में फरवरी में अखबार लेके आ गया मैं दोपहर का सामने। 1 महिने में एका महिन्यात जानेवारीमध्ये पण मुंबईत सेकंड राऊंड राईड झाले होते। हां. दुसरे जे दंगे झाले ते जानेवारी फेब्रुवारी मध्ये झाले मुंबईमध्ये। हा, जनवरी एंड मध्ये मी भेटलो आणि 6 फेब्रुवारी माझा वाढदिवस आहे, त्या दिवशी मी जॉईन केलं आणि 23 फेब्रुवारीला पहिला एडिशन। दोपहर का सामना। हाँ, तो पहला एडिशन जब आया तो पता चला कि भाई कितनी कॉपी निकालना है। तो दांगट साहब थे हमारे न्यूज़पेपर एजेंट। दांगट साहब भी एक अपने आप में लेजेंडरी कैरेक्टर हैं मुंबई के न्यूज़पेपर उस डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल में। तो वो बोले कि कमित जास्तीत जास्त 10,000 में बेचू सकतो हिंदी अखबार में, ठीक है। तो मैंने ठीक है साहब 10,000 छाप के देता हूँ, आपको बना के देता हूँ। फिर वो बोले कि नहीं, 1 हफ्ते बाद बोले कि सर हम डिमांड बढ़ा 25,000 चाहिए। मैंने ठीक है। फिर जिस दिन छप रहा था उस दिन 60,000 का ऑर्डर दे दिया और 5-6 दिन के अंदर 1 लाख बिक गया। अच्छा, 1,06,000 सर्कुलेशन था विद इन 6 डेज। और इस बीच बाला साहब से 1-2 बार में मिला था, तो मैंने साहब से पूछा कि भाई बाला साहब से कब बुला? बस उसके बाद उद्धव जी से मिलने के बाद जब एडिशन प्लान हो रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया, तो उद्धव जी खुद बोले कि एक बार तुम अपने एडिटर से मिल लो, तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह एडिटर आहात, तर ते तुमचे संपादक आहे, कार्यकारी संपादक। हाँ, कार्यकारी संपादकला भेटायला पाहिजे संपादक। मैंने कहा हाँ साहब मिलवा दो, चलो। मैं गया, पैर वर्च हुआ, तो पहली बार मिला था मैं। पहली बार मिला? हाँ, पहली बार मिला था। और उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा निकल रहे थे उनके साथ अंदर से बाहर। तो शत्रुघ्न सिन्हा, ओके बाला भाई मैं निकलता हूँ। फिर अच्छा, शत्रुघ्न जी मुझे पहले से जानते थे, तो बोले ये हमारा बच्चा है, हमारे पटना का लड़का है, मेरा बहुत प्रिय साथी। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, तो क्या करोगे? तो मैंने बस एक लाइन पूछा था उनसे कि आप एडिटर हैं तो आपका गाइडलाइन क्या होगा, कोई पॉलिसी गाइडलाइन है? बोला जब
तुम्ही बाळासाहेबांना विचारलं की एडिटर म्हणून तुमची पॉलिसी गाईडलाईन काय असेल? हाँ आय एम गोइंग टू एक्झिक्यूट युअर थिंग ना, तो भाई ॲज अन एक्झिक्युटिव्ह एडिटर माझ्यासाठी तुमचा निर्देश काय आहे तुम्ही मला सांगा ते करतो. अच्छा ऐसे पूछा, मैं काम कर रहा था, पूरा एडिशन प्लान हो गया था, छपने जाने वाले थे हम लोग, लेकिन मैंने पूछा भाई एडिटर है कुछ तो पूछना पड़ेगा, बातचीत कहाँ से शुरू करेंगे. तो बट उनका एक अच्छा था, उन्होंने बोले कि देखो जब तक तुम देश के खिलाफ नहीं हो तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. बोलने को यही बोले कि तुम मेरे खिलाफ लिखेंगे, मेरे खिलाफ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, ऐसा बोला. हाँ, लेकिन देश के खिलाफ मत लिखना कभी. मैं देश प्रेमी ये वो, मैंने कहा बस साहब ठीक है, बस ये गाइडलाइन काफी है. फिर एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो अंगार असतो ना, अंगार बनो. और अंगार किसी को जलाने के लिए नहीं है, अंगार से लोगों को डरना चाहिए. तुम किसी गरीब को जलाओ मत, सामने वाला मजबूत आदमी डरे तुमसे, ऐसी इमेज बनाओ, ऐसा काम करो, ऐसा अखबार निकालो. मैंने ठीक है साहब, ऐसे 2-3 बड़ी अच्छी हाई लेवल की बातें कर दी, उन्हें निकल गए. तो जब पहले तो 23 फरवरी को बाला साहब के हाथ से उद्घाटन हुआ था. अच्छा. और उसमें मैंने देवानंद को बुलाया था. इंटरेस्टिंग है ये. फिर मैं देव साहब को, देवानंद आणि बाळासाहेब यांनी एकत्र येऊन उद्घाटन आज ही फोटो है उसका. अच्छा. मराठी सामना ने फ्रंट पेज पे छापा था. तो देव साहब को मैंने बताया, अच्छा मुझे बहुत मानते थे, तो मैंने कहा कि देव साहब मैं एक अखबार का एडिटर हो गया हूँ, राइटिंग में कम करूंगा, तो आई वांट टू फोकस ऑन माय न्यूज़पेपर थिंग. यस वेरी गुड संजय. तो मैंने जाके जब इन्विटेशन कार्ड, तो मैंने कहा कि देव साहब ऐसे ऐसे बाला साहब इज कमिंग. मैंने कहा हाँ, बोले वो एडिटर है, उनको तो आना ही है. तो मैंने कहा मैं चाहता हूँ आप भी आए. यस आई विल कम. और इंटरेस्टिंग चीज ये था कि 8 बजे के आसपास हमने ओबरॉय में रखा था इसका लॉन्च, और बाला टाउन में ओबरॉय में, जो भी ट्राइडेंट हो गया. और मैं खुद ही 8 बजने में कोई मतलब 5 मिनट बाकी था तब पहुंचा मैं. बाकी सब लोग अभी आने वाले हैं. देखा कि मेरे से पहले से देवा साहब ऐसे स्वेटर बांध के घूम रहे हैं. देवा साहब आके कम सर. फिर मैंने फटाफट सब लोगों को फोन किया, अरे जो भी आप देखो, तब तो मोबाइल था नहीं, तो सब लोगों को मैसेज दिया कि भाई देव साहब आ गए. फिर बाला साहब आए, फिर देव साहब, बाला साहब, उद्धव जी थे, सुभाष देसाई हमारे पब्लिशर थे, हम सब लोग बैठ करके एक अखबार की लॉन्च हुई. अखबार सक्सेसफुल हो गया. और इतना सक्सेसफुल हो गया कि एक साजिद रशीद हुआ करते थे यहाँ के उर्दू अखबार के एडिटर, उन्होंने एक दिन महानगर में ही लिखा उन्होंने कि मुसलमानों शिवसेना को पैसे देना बंद करो. तो मैंने पूरा पढ़ा, मैंने शिवसेना को कैसे पैसा दे रहे मुसलमान, तो तुम लोग सामना डेली खरीद तो 30,000 से मुसलमान खरीद रहे हैं, तब 1 रुपये हमारा होता अखबार की कीमत, तो 30,000 डेली तुम लोग शिवसेना के फंड में डाल रहे हो, बंद करो. तो मुसलमान खूब पढ़ते थे. पहली बार बाला साहब को एक्सपोजर मिला नॉन महाराष्ट्रियन सर्किल में. एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, तो उनके अंदर क्या है, शिवसेना की पॉलिसी क्या. तब ताजा दंगे हुए थे, दंगे के तुरंत बाद बाला साहब की एक अलग इमेज निकल के आई थी. तो उसको जानने के लिए तो सामना, दोपहर का सामना जब सक्सेसफुल हो गया, तो फिर मुझे बाला साहब बुलाने लगे. तभी उद्धव जी ने एक आइडिया दे दिया मुझे कि बाला साहब को और भी तुम कनेक्ट करो नॉर्थ इंडियन से. तो मैंने कैसे करें, कुछ भी एक ऐसा इंटरैक्टिव. तो हमने शुरू किया एक प्रोग्राम कि सवाल आपके और जवाब बाला साहब के. अच्छा. तो मैंने अनाउंस कर दिया कि भाई जो सवाल पूछना पूछो. डेली समझ लो कि 500 लेटर आते थे हमारे पास, 500 कभी 1000 लेटर ऐसे. और वो सारे लेटर तो मैं उनसे पूछता था कि क्या करूं, मैं लेटर सॉर्ट आउट करके लाऊं क्या सबको आपके सामने रख दूं. बोले सब ले आ. तो डेली 1000 लेटर लेके जाता था मैंने हर दूसरे दिन. तो वीकली प्रोग्राम था. तो मैंने कहा ये बाला साहब को आप बोले कि आप बहुत क्रिमिनल माइंडेड हैं. मैंने छोड़ दिया, नहीं इसका जवाब दूंगा मैं. तो मैं शर्मा गया, मैंने कि ये सब फालतू सवाल है साहब. नहीं इसका जवाब दूंगा. तो रुक थम. हाँ चल बोल, क्या बोला. हाँ तो क्या नाम है इसका, कोई दुबे. हाँ दुबे जी जवाब देते थे. तो मैं उस प्रोग्राम के सिलसिले में, उस कॉलम के सिलसिले में, ये उद्धव जी का ही आइडिया था. मैं हफ्ते में 2-2, 3-3 बार मिलने लगा, और कई बार मैं घंटों बैठता था. अच्छा. मतलब बस 6-6, 7-7 घंटे. और वो बहुत इंजॉय करते थे बड़ा साहब इस चीज को. अच्छा, वो पब्लिक का ओपिनियन क्या है मेरे बारे में, वो डायरेक्ट आ रहा था, तो उनको बहुत मजा आता था. तो अनफिल्टर्ड ओपिनियन ऑफ पीपल वाज गोइंग टू हिम. तो बहुत इंजॉय करने लगे. इस बहाने पे मेरा बहुत इंटरेक्शन होने लगा. तो एक दिन कमेंट किए, बोला तुम बिहारी लोग क्या जन्म से पॉलिटिशियन होता है क्या. मैंने कहा थोड़ा सा है हमारे अंदर, हम लोग थोड़ा समझते. संजय राउत नहीं आते थे. नहीं, संजय राउत ऐसा कोई बाला जाते होंगे वो भी, लेकिन उस प्रोग्राम इस तरह से नहीं था. मैंने इतना इंटरेक्शन उस जमाने में उद्धव जी का भी नहीं था. अच्छा. जितना मेरा था. और बहुत सारी बातें जो बाला साहब ने मुझे बताई है शायद उनको भी नहीं पता होगा.